अब अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स को हम लोग खाता भी कहते हैं। अकाउंट बोलिए, खाता बोलिए। अब अकाउंट शब्द को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, थोड़ा गौर से समझने के उद्देश्य से सुनिएगा। एक थैला लिया गया और इस थैले को लेकर के बाजार गए और बाजार से किचन से संबंधित कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। क्या क्या खरीदे हम चावल खरीदे, दाल खरीदे, चीनी, नमक, मसाला, चायपत्ती जैसे आइटमों को खरीदे। यहां पर तो 2 4 5 लिखा, हम 10-20 आइटम को खरीदे। अब ये सभी सामान पैकेट में हमको इस झोले के अंदर में मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे किचन का डिजाइन सही नहीं होगा तो हमको किचन का काम करने के लिए इस झोले में से बार बार इन सामानों को निकाला जाएगा, फिर छोटे छोटे थैले में से इन सामानों को खोजा जाएगा, फिर उस सामान को खोज करके अपना काम किया जाएगा, फिर ये सारा सामान वापस इसी थैले में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बार बार करना पड़ेगा। अब ये बार बार काम को करते रहने से क्या होगा, किचन का काम लगेगा कि बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। क्योंकि किचन का काम करने के लिए, रसोई का कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इस झोले के साथ ही आपको समस्या आएगी, क्योंकि इस झोले में वस्तुएं रखी हुई है। अब किस छोटे छोटे बैग में किसमें चावल है, किसमें नमक है, किसमें मसाला है, आपको ढूंढना पड़ेगा खोल खोल कर। तो ऐसे तो समस्या थी पहले से। अब इसी समस्या को दूर किया गया। दूर कैसे किया गया? तो कुछ बाजार से कुछ डब्बा खरीदा गया, कुछ कंटेनर्स खरीदा गया। अब कंटेनर्स तो खरीद कर लेते आए। अब यहां पर 6 ही कंटेनर्स है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के मुताबिक ये 6 की जगह पर 60 भी हो सकता है। तो ये कंटेनर खरीद लिया। अब इसी कंटेनर में हम खरीदे गए आइटम को, ये सब जो जितना आइटम खरीदे हैं इसको इसी कंटेनर में डाल देंगे। लेकिन सभी कंटेनर एक ही डिजाइन का है, सारे डब्बे का डिजाइन एक ही है और ये विजिबल नहीं है। अब किस डब्बे में कौन सी वस्तु रखे हुए हैं ये भी परेशान होगा, ये भी एक परेशानी वाली बात है। अब इसमें चाय रखा हुआ है कि चावल रखा हुआ है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर से वापस केवल बैग से सामान यहां पर आया, लेकिन यहां से हमको परेशानी लगभग वैसे ही है। फिर भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि चावल कहां पर रखा हुआ है, दाल किस में रखा हुआ है। इस समस्या को भी दूर किया गया। कैसे दूर किया गया? तो इन सभी डब्बे के ऊपर में एक स्टिकर लगा दिया गया। तो सभी डब्बों का एक नामकरण कर दिया गया। अब यहां पर ये चावल का डब्बा, यहां पर चावल का नाम दे दिया गया, यहां पर दाल लिख दिया गया, यहां पर चीनी लिख दिया गया, इस डब्बे पर नमक लिख दिया गया। उसी तरह सभी डब्बों पर जो वस्तुएं हम खरीदे हैं उस एक एक वस्तु के लिए एक एक डब्बा हम वहां पर रख दिए, सभी डब्बा पर स्टिकर लगा दिए और उसका नाम भी लिख दिए। अब उस किचन रूम में कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसे खोजने में परेशानी नहीं होगा। अब डब्बे के ऊपर वो स्टिकर देखेगा और तुरंत वो पहचान कर लेगा कि इस डब्बे के अंदर में क्या है। अब चावल लिखा हुआ देखेगा तो इसके अंदर चावल ही है। अगर वो चायपत्ती लिखा हुआ देखेगा तो उसके अंदर चायपत्ती है। लेकिन अगर स्टिकर को हटा देंगे तो इस सभी डब्बा को खोल खोल कर देखना पड़ेगा कि इस डब्बे के अंदर रखा क्या हुआ है। इसी परेशानी को इस तरीके से दूर किया गया। अब यहां पर हम जो डब्बा कंटेनर शब्द का यूज कर रहे हैं, तो सिंपल भाषा में हम तो डब्बा डब्बा ही बोल रहे हैं, लेकिन बिजनेस की भाषा में इसे डब्बा नहीं बोलना है, बल्कि बिजनेस की भाषा में अकाउंट बोलना है। और ये जो डब्बा है, इसे डब्बा की जगह पर पेपर बना देना है। तो ये पेपर हो गया
और पेपर पर एक हेडिंग लिख दिया गया, वो नहीं स्टिकर वाला काम एक हेडिंग के रूप में हो गया। तो ये पेपर है और पेपर के ठीक ऊपर ये हेडिंग लिख दिया जाएगा अकाउंट। अब इस अकाउंट को शॉर्ट में एसी भी लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, दोनों का दोनों अकाउंट का ही सिंबल है, लेकिन कैपिटल ए और सी ये ज्यादा फेमस है। लगभग सभी राइटर ऐसा ही अकाउंट का सिंबल देते हैं, लिखेंगे ये, बोलेंगे ये, एसी लिखेंगे लेकिन हमेशा अकाउंट ही बोलना है, एसी नहीं बोलना है। अब अकाउंट का अर्थ क्या है? तो इट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड। तो यहां पर अभी कुछ देर पहले बोले कि ये बिजनेस का जो यहाँ पर पेपर है, ये बिजनेस का जो पेपर है, पेपर के ऊपर एक हेडिंग लिख दिया जाएगा, एक शीर्षक लिख दिया जाएगा, और शीर्षक लिखने के साथ साथ अकाउंट शब्द को भी लिखा जाएगा। अब जैसे इस पेपर पर हम केवल कैश से संबंधित बातों को यहां पर लिखना चाहते हैं, तो इस पेपर का नाम हो जाएगा कैश अकाउंट, यानी कैश का खाता है ये। ठीक उसी प्रकार यदि वस्तुओं का अगर यहां पर सारा डिटेल लिख देंगे कि हम वस्तु खरीदे हैं, तो कितना खरीदे हैं, जब खरीदेंगे तो हम यहीं पर लिखेंगे, तो उसे बोलेंगे परचेजेज अकाउंट, यानी कि क्रय खाता। जब हम वस्तु को बेचेंगे तो हम एक ही पेपर पर लिखेंगे कि हम कितना सब बेचे, तो इस पेपर का नाम हो जाएगा सेल्स अकाउंट, यानी कि बिक्री खाता। सेकंड उसका है कि ए प्लेस वेयर सिमिलर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट, यानी कि व्यवसाय के अंदर जितनी सारी वस्तुएं होती हैं, जितने सारे डेटा होते हैं, बाय नेम अगर एक तरह के डेटा को जिस एक कागज पर लिख देंगे तो उस स्थान को बोलेंगे हम लोग अकाउंट। और अकाउंट जो है वो हमेशा टी शेप में बनाया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज मेड इन द शेप ऑफ टी, यानी खाता जो है वो हमेशा टी शेप में बनाया जाता है, यानी कि अंग्रेजी लेटर टी शेप में बनाते हैं। अब ये टी के जैसा बनाने से क्या होगा कि एक हो जाएगा लेफ्ट साइड, टी के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हो जाएगा और टी के राइट साइड वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये तो अकाउंट का है कि अकाउंट हमें टी शेप में बनाना है, टी शेप में बनाना है। तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा उसको बोलना है डेबिट साइड, और जो राइट वाला हिस्सा होगा उसको बोलना है क्रेडिट साइड। ओके, अब कैपिटल और ड्रॉइंग्स को समझते हैं। कैपिटल पूंजी है और ड्रॉइंग्स आहरण है। तो पूंजी और आहरण को समझते हैं। ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है मिस्टर विश्वकर्मा, और ये एक व्यापार खोले, एक व्यापार शुरू किए, उस व्यापार का भी नाम लिख दिए हीरो विश्वकर्मा मोटर। तो हीरो विश्वकर्मा मोटर व्यापार का नाम है। अब यहां पर क्या होता था कि हीरो का बाइक खरीदा जाता है और उसे बेचा जाता है। तो हीरो का बाइक खरीदा गया है बिक्री वाले इंटेंशन के साथ में। तो अगर कोई भी वस्तु बिक्री वाले इंटेंशन के साथ जब खरीदा जाता है, यानी हमें उसे बेचना है, प्रयोग नहीं करना है, हमें उसे पुनः बेच देना है। तो अगर बाइक पुनः बेचने के लिए खरीदा गया है तो उसे हम लोग बाइक नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग वस्तु बोलेंगे, यानी कि गुड्स बोलेंगे। लेकिन इसी में से एक बाइक वो बिजनेस के कामों के लिए अलग कर देता है, उसे बेचना नहीं है बल्कि उसी बाइक से बिजनेस का काम करना है। तो उस बाइक को हम लोग बाइक ही बोलेंगे, उसे वस्तु नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस बाइक के साथ रीसेल वाला इंटेंशन खत्म हो गया है। जहां पर रीसेल नहीं है उसे वस्तु नहीं बोलना है, उसे उसके नाम से बोलना है। बाइक है तो बाइक ही बोलना है।
अब ये मिस्टर विश्वकर्मा इस हीरो विश्वकर्मा मोटर के ओनर हैं। इसे ओनर बोलिए, इसे स्वामी बोलिए, इसे प्रोप्राइटर बोलिए, तो ये विश्वकर्मा मोटर के स्वामी हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये इनके पास भी कैश बैलेंस है, इनकी व्यक्तिगत पर्सनल मनी है, यानी कि इनके पास में व्यक्तिगत धन है, व्यक्तिगत वस्तु है, व्यक्तिगत संपत्ति है। इनके पास धन है, वस्तु है, संपत्ति है। तो ये अपना धन या वस्तु या संपत्ति यानी कैश, गुड्स या एसेट्स इस बिजनेस को शुरू करते समय इसमें लगाएंगे। लेकिन लगाते समय, इस बिजनेस को शुरू करते समय जब ये अपनी धन संपत्ति को लगाएंगे तो इनका एक उद्देश्य रहेगा, एक इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? कि हम अपना व्यक्तिगत धन संपत्ति इस हीरो विश्वकर्मा मोटर में लगाएंगे, ढेर सारा बाइक खरीदेंगे, फिर बाइक को बेचेंगे और बदले में कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। लॉस के लिए पहले ही नहीं सोचना है, पहले प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब ऑनर के द्वारा, स्वामी के द्वारा व्यापार में पर्सनल मनी लगाया जाता है, गुड्स लगाया जाता है, एसेट्स लगाया जाता है, मनी इन्वेस्ट किया गया, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट का अर्थ हो गया लगाना। तो जो भी इनका पर्सनल मनी है, गुड्स है, एसेट्स है, जब बिजनेस में लगाया जाएगा तो इस स्वामी के लिए, इस ओनर के लिए इस बिजनेस बुक में, इस बिजनेस के रजिस्टर में कैपिटल का प्रयोग करना है। यानी कैपिटल जैसे ही लिखेंगे तो समझ जाना है कि स्वामी के द्वारा अपनी व्यक्तिगत संपत्ति इस व्यापार में लगाई गई है, तभी हमको कैपिटल या पूंजी बोलना है। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया कि इस व्यापार के धन संपत्ति और वस्तु में से अगर ये अपने लिए व्यक्तिगत कामों के लिए या घरेलू कामों के लिए यदि इसमें से निकालेंगे, अगर इसमें से निकालेंगे तब हमें कैपिटल नहीं बोलना है, हमें बोलना है ड्रॉमिंग्स, यानी कि ये अपने व्यापार से आहरण किए। कैपिटल का डिफिनीशन क्या है? तो कैपिटल इज द अमाउंट, काइंड और एसेट्स which is invested in the business by the proprietor of the business for earning profit। यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वामी के द्वारा जो धन, वस्तु या संपत्ति अपने ही व्यापार में लगाया जाता है तो उसे पूंजी कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज आल्सो नोन एज इक्विटी और ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। तो कैपिटल को हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं, यानी पूंजी भी बोल सकते हैं, उसे इक्विटी भी बोल सकते हैं, उसे ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं और उसे नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। तो ये कैपिटल का ही कुछ अल्टरनेट नाम है। यानी कैपिटल का सिंगुलर नेम है, इक्विटी भी बोलिए, ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ, यानी तो आप कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रॉमिंग्स, तो ड्रॉमिंग्स इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स withdrawn from the business by the owner for the personal और डोमेस्टिक यूज। यानी जब ऑनर के द्वारा, यानी व्यापार के स्वामी के द्वारा अपने व्यापार से कैश या कोई वस्तु या कोई संपत्ति घरेलू प्रयोग के लिए या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब निकाली जाती है, व्यापार से निकाली जाती है घरेलू प्रयोग के लिए या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तब हमें ड्रॉमिंग्स बोलना है, कैपिटल नहीं बोलना है। तो उसे हम लोग ड्रॉमिंग्स कहते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्तियां। अब संपत्तियां किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं? तो व्यापार के अंदर में
नॉट फॉर रीसेल पर्पस से कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, यानी वस्तु तो खरीदे, गुड्स तो खरीदे, लेकिन उसे सेल नहीं करना है, यानी पुनः नहीं बेचना है। तो जिस जिस वस्तु में पुनः नहीं बेचने वाला गुण होता है, नॉट फॉर रीसेल वाला गुण होता है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे एसेट्स। लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा इसको लार्ज भी बताएंगे कि वो एसेट्स के अलावा भी कुछ और भी बोला जा सकता है। तो एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस से कोई भी वस्तु खरीदे हैं उसे एसेट्स बोलेंगे, लेकिन उस वस्तु का जो नॉट फॉर रीसेल वाले के लिए है, उस वस्तु का हम लोग बेनिफिट भी देखेंगे। अगर नॉट फॉर रीसेल पर्पस के लिए जो वस्तुएं खरीदी गई है, तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु को हमको प्रयोग करना है। तो प्रयोग करते समय हमको देखना है कि उसका उसका लाभ हमको कितना समय तक मिलेगा, उस वस्तु का लाभ हमको कितना समय तक मिलेगा। अगर उस वस्तु का लाभ हमें क्विक मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो उसे हम लोग एसेट्स नहीं बोलेंगे, बल्कि एक्सपेंसेस बोलेंगे, खर्च बोलेंगे। लेकिन अगर उस वस्तु का बेनिफिट यानी लाभ लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा, सालों साल मिलेगा, तो अगर उसका लाभ सालों साल मिल रहा है तब उसे एसेट्स बोलना है, संपत्ति बोलना है। तो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय ए बिजनेस which are acquired at a measurable money cost। यानी कि किसी भी व्यापार के अंदर में जो रिसोर्सेस होते हैं, जो साधन होते हैं, और उन्हीं साधनों से व्यापार के कार्यों को आसानी से पूरा किया जाता है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेस को जो कि बिजनेस ही उसका स्वामी हो, उधार का मत हो, बिजनेस ही उसका स्वामी हो, ऐसे सभी साधनों का स्वामी जब वो व्यापार होता है तो उन साधनों को कहते हैं हम लोग एसेट्स। जैसे किसी दुकान पर, मिठाई के दुकान पर तराजू रखा हुआ है, उस पर मिठाई तौल करके ग्राहक को बेचा जाएगा। तो उस दुकान के अंदर में मिठाई रीसेल वाला प्रोडक्ट है, लेकिन तराजू जो है वो रीसेल वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो साधन है, बल्कि वो रिसोर्सेस है। क्योंकि उसे बेचना नहीं है, बल्कि उसी का तो यूज कर कर मिठाई तौल तौल कर बेचना है, वो हमको हेल्प करेगा। तो एसेट्स वैसे सभी रिसोर्सेस को बोलेंगे, वैसे सभी साधनों को बोलेंगे जिसका हम मनी में वैल्यू भी लगा लें और वो बिजनेस के हैंड में हो, यानी उसका स्वामी बिजनेस ही हो, व्यापार ही हो। जैसे कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर, ये सभी एसेट्स हैं, क्योंकि इन्हें रीसेल करने के पर्पस से नहीं खरीदा गया है। अब जो संपत्ति है, जो एसेट्स है, उसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स और सेकेंड करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स किसे कहते हैं? तो अगर एसेट्स, पहले तो एसेट्स है वो, अगर वो एसेट्स हमें लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देगा, ईयर टू ईयर हमको बेनिफिट देगा, वर्षों तक हमको यदि वो लाभ देगा, तो उसे बोलना है नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन अगर उस वस्तु को हम प्रयोग करने के लिए तो रखे हैं, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर हम उसको कैश में एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि उसके बदले में कैश ले लेंगे, तो उसे बोलना है करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स इट्स आर दोज एसेट्स which are intended to remain in the business for use of a long period of time and not intended for sale। ऐसी सभी वस्तुएं जो लॉन्ग पीरियड तक प्रयोग करने के लिए व्यापार के अंदर में
होती हैं जिसे पुनः नहीं बेचना है, रीसेल वाला पर्पस मत हो, तो ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं एसेट्स। दे हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो अगर एसेट्स सफिशियंट रहेगा जिस भी व्यापार में, तो वो व्यापार क्या होगा, सुचारू पूर्वक ढंग से लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन अगर साधन की कमी हो जाएगी, जैसे मिठाई के दुकान में अगर तराजू में कोई आ गया गड़बड़ी और तराजू नहीं है, तो फिर मिठाई कैसे बेचेंगे। इसलिए वो साधन अगर लॉन्ग पीरियड तक चल रहा है और उसका स्वामी जो है वो मिठाई का दुकान ही है, तब तराजू को बोला जाएगा एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल। अब यहां पर लैंड क्या है, लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस को बेनिफिट देगा। बिल्डिंग भी लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस को बेनिफिट देगा। प्लांट, मशीनरी भी बिजनेस को, ये सारे आइटम जो हैं ये बिजनेस को लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक लाभ देते हैं और ये बिजनेस के साधन है। अगर किसी व्यापार के अंदर में खुद का जमीन नहीं है, खुद का बिल्डिंग नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो उस व्यापार के कामों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए उसी कठिनाई को दूर करने के लिए ये सब साधन उस व्यापार में खरीदने पड़ते हैं। नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और सेकंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं, तो जो नॉन करेंट एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब जो हो गया, तो जो नॉन करेंट एसेट्स आंख से दिखाई देगा और उसे हम छू भी सकते हैं, तो जिन जिन संपत्तियों में टच वाला गुण, फील वाला गुण, सीन वाला गुण ये सब होता है, तो उसे हम लोग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। लेकिन इसमें लाइसेंस केवल होते हैं, पेपर पर एक लाइसेंस रहता है, तो सारे लाइसेंस को हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, टच एंड सीन। तो ऐसे सभी एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी कोई ना कोई भौतिक आकार हो, और साथ ही साथ उसे हम छू भी सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं, तो उसे कहते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड आंख से दिखाई देगा, बिल्डिंग आंख से दिखाई देगा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सभी हम आंख से देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो इट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव मनी वैल्यू। ऐसे सभी नॉन करेंट एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कोई उसका भौतिक आकार नहीं है, लेकिन उसका मनी में वैल्यू जरूर रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन उसमें टच वाला गुण नहीं रहेगा, सीन वाला गुण नहीं रहेगा, ना उसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर। तो थोड़ा सा टैंजिबल और इनटैंजिबल को एक बार और हम लोग समझते हैं। तो व्यापार के अंदर व्यापार के कामों को ढंग से करने के लिए, माल की डिलीवरी देने के लिए एक बाइक खरीदा गया। अब उस बाइक को चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब तक वो डीएल नहीं रहेगा, बाइक को चलाने वाला लाइसेंस मेरे पास नहीं रहेगा, तब तक हम बाइक रोड पर नहीं चला सकते हैं। तो बाइक हो गया, बाइक को हम देख सकते हैं, बाइक को हम छू सकते हैं, इसलिए बाइक हो गया टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और जो लाइसेंस है वो क्या है, पेपर है, कार्ड है, तो उसको बोलेंगे इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। करेंट एसेट्स, तो इट्स
refer to assets which are intended for conversion into cash within a short period of time। तो व्यापार के अंदर ऐसी संपत्तियां जो 12 महीने के अंदर अंदर ही, शॉर्ट पीरियड में 12 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना में कैश में जिसका परिवर्तन हो जाता है, कैश में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स। जैसे कैश, कैश तो खुद ही कैश है। बैंक, अब मान लीजिए बैंक में पैसा जमा है, तो हम बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं छोड़ेंगे। जब जब व्यापार के अंदर रुपए की जरूरत पड़ेगी तो बैंक से रुपया निकालेंगे और व्यापार का काम, अपना व्यापार का काम करते जाएंगे। तो कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब जो आइटम है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। लेकिन इसमें जो डेटा जो लिखा गया है, ये सभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन और आगे जब आपको सिखाया जाएगा तो इसमें से एक एक शब्द को आप लोग जान जाएंगे। करेंट एसेट्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स त्वरित संपत्तियां या क्विक एसेट्स शीघ्र संपत्तियां। तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स किसको हम लोग बोलेंगे? तो करेंट एसेट्स का पिछले डिफिनेशन में क्या हम लोग देखे कि जिसे 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्जन कर दिया जाता है, उसे हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। तो जिसको कैश में परिवर्तन आसानी से कर लें, जल्दी कर लें, तो उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स, और जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको कहते हैं अदर करेंट एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स इट्स आर दोज करेंट एसेट्स विच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। तो जिस करेंट एसेट्स को जल्दी शीघ्र कैश में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स। अब ये सब करेंट एसेट्स ही है, लेकिन इतना ही पार्ट केवल लिक्विड एसेट्स बनेगा, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व, ऑब्लिगेशंस। तो व्यापार के अंदर में जब कोई काम किया जाता है, जैसे वस्तु को खरीदा जाता है, लेकिन अगर वो वस्तु उधार में खरीद लिया गया है तो फ्यूचर में उसका भुगतान तो किया ही जाएगा। तो व्यापार में ऐसा कोई भी भुगतान जो भविष्य में किया जाएगा उसे हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं या दायित्व बोलते हैं। लाइबिलिटीज इट इज एन अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू एनी अदर पर्सन अदर देन द ओनर एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो स्वामी को छोड़ करके, ओनर को छोड़ करके जो भी अन्य व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को जो फ्यूचर में भुगतान करने बाकी हो, जो हम फ्यूचर में भुगतान करेंगे, उसे बोला जाता है लाइबिलिटीज। जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब लाइबिलिटी को भी दो भागों में बांटा गया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? तो इट्स आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। तो जिन दायित्वों को, जिस लाइबिलिटीज को 12 महीने से भी अधिक समय में भुगतान किया जाता है, भविष्य में 12 महीने में नहीं, 12 महीने से भी अधिक समय में भुगतान किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। करेंट लाइबिलिटीज, तो करेंट लाइबिलिटीज क्या है? तो इट्स आर दोज लाइबिलिटीज which are payable within a short period of less than 12 months।
तो व्यापार के अंदर में जो भी दायित्व है, जो भी लायबिलिटी है, अगर उसका फ्यूचर में जो हम भुगतान करेंगे, अगर 12 महीने के अंदर अंदर ही भुगतान कर देंगे, 12 महीने से ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 12 महीने के अंदर ही भुगतान कर देंगे, तो उससे बोला जाता है करेंट लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटीज, अब यहां पर लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी और ये हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी का भी दो पार्ट है, एक कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का दो पार्ट है, नॉन करेंट लायबिलिटीज या करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं और करेंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। एक्सपेंसेज यानी खर्चे। तो व्यापार के अंदर में जो व्यापारिक क्रिया की जाती है, उस क्रिया को पूरा करने के लिए, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। अब उस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे स्टाफ होंगे, तो जितने सारे कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उनको तो वेतन तो देना पड़ेगा ना। तो जो उनको वेतन देंगे, यदि हमारे यहाँ वर्कर है तो उसको जो हम मजदूरी देंगे, जब ठेला से मेरा सामान आएगा तो ठेला भाड़ा देंगे, ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं खर्चे यानी एक्सपेंसेज। इट मीन्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो आय कमाने के लिए वस्तु भी खरीदना पड़ेगा और कुछ सर्विसेज भी खरीदना पड़ेगा। तो वस्तु खरीदे, आ गया वस्तु मेरे पास, लेकिन उस वस्तु को रखने के लिए, उस वस्तु को ग्राहक से डील करके, बात करके बेचने के लिए हमें कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ेगा। तो उनकी सर्विसेज को हम लेंगे, उनकी सेवाओं को लेंगे। तो जब अपने वर्कर से, अपने स्टाफ से जब सेवा लेंगे तो बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। तो अगर वो वर्कर लेबरर है, मजदूर है, तो उसे हम लोग देंगे मजदूरी यानी वेजेज। और यदि वो वर्कर क्लर्क है, लेबरर नहीं है, मजदूर नहीं है, क्लर्क है, ऑफिशियल काम करता है, तो उसे देंगे वेतन यानी सैलरी। तो खर्च का मतलब क्या है? तो माल को खरीदते समय या सर्विसेज को लेते समय जो हम पेमेंट करेंगे उसे बोलते हैं खर्च। लेकिन पर्पस रहेगा कि हमको रेवेन्यू जनरेट करना है यानी आय कमाना है। आय कमाने के लिए जो हम पैसा लगाएंगे उसे बोलते हैं खर्च। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेज, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जैसे आइटम। सेलिंग एक्सपेंसेज बिक्री व्यय है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्रशासनिक खर्च है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज प्रबंधन खर्च है, सैलरीज वेतन, वेजेज मजदूरी, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऐसे आइटम को बोलना है खर्च, एक्सपेंसेज। रेवेन्यू यानी आय। अब आय किसे कहते हैं? तो व्यापार में जिस वस्तु को बेचने के लिए हम खरीद कर लाए हैं और वस्तु को खरीदे हैं और उसी वस्तु को बेचेंगे भी, तो बदले में तो कुछ न कुछ तो कमाएंगे ही। उसे हम लोग बोलते हैं, बेचते समय बोलते हैं, बेचने वाले प्राइस को बोलते हैं रेवेन्यू यानी आय। तो इट्स रेफर टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस का अर्निंग होता है। इट आल्सो मीन्स द इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर। तो जो आय होता है, ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ बेच दिए और बात खत्म, तो वो रेवेन्यू नहीं है और वो बिजनेस भी नहीं है। केवल एक ही बार सामान खरीद कर लाओ और एक ही बार बेचे, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, बिजनेस में रेगुलर वो काम करना पड़ेगा, रेगुलर माल खरीदना है, रेगुलर माल बेचना है। तो रेवेन्यू जो होता है वो रेगुलर नेचर का होता है।
वो रेकरिंग नेचर का होता है, यानी बराबर हमको वो आय होती रहेगी। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो जो हम व्यापार के अंदर में जो भी क्रियाएं करेंगे, उन्हीं सभी क्रियाओं का जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग आय कहते हैं।